चीरो नाम का एक लड़का जो कि ऑर्फेन होता है और अपने दोस्त और उसके फादर के साथ रहता था। लेकिन एक दिन टोक्यो में एक रेड मिस्ट की वजह से सभी लोग गहरी नींद में चले गए और उस रेड मिस्ट की वजह से चीरो और कुछ लोगों में सुपरनेचुरल पावर्स आ गई। चीरो को पता चलता है कि उसके पास स्पेशल ब्लड है और उस ब्लड की वजह से उसके पास बहुत ही सारी पावर्स आ जाती है। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चीरो अपने दोस्त कोसेस्तु और उसके फादर के साथ रहता है। कोसेस्तु के फादर का एक डोजो होता है और कोसेस्तु और चीरो दोनों उस डोजो में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ चीरो कोसेस्तु को हरा देता है और उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। चीरो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और उसके बाद कोसेस्तु चीरो से कहता है कि तुम्हें आगे चलकर हमारा डोजो चलाना चाहिए, पर चीरो इसके लिए मना कर देता है और उसके बाद वो दोनों एकेडमी जाने लगते हैं। कोसेस्तु चीरो से उसका रीजन पूछता है, तुम आखिर डोजो क्यों नहीं चलाना चाहते हो? तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, पर चीरो मना कर देता है और कोसेस्तु से कहता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो। कोसेस्तु बताता है कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं हराया और उसके बाद चीरो कोसेस्तु से कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे पाल कर बड़ा किया है, यहाँ तक कि वो मुझे एकेडमी पढ़ाने के लिए भी भेज रहे हैं, पर आगे क्या करना है इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। उसके बाद वो दोनों एकेडमी आते हैं, जहाँ पर चीरो का अपना क्लासमेट दिखाई देता है और वो चीरो से कहते हैं कि अभी क्लास शुरू होने में टाइम है, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए चलना चाहिए। और चीरो उसको बताता है कि मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। वो सभी स्कूल के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उस आवाज की वजह से वो सभी बेहोश होने लगते हैं और चीरो को भी उस आवाज से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर पूरे टोक्यो में एक रेड मिस्ट आ जाता है और उस मिस्ट की वजह से पूरे टोक्यो के लोग गायब होने लगते हैं। उसके बाद चीरो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़की आती है और वो चीरो से कहती है कि तुम्हारा हीरोइक ब्लड अब एक्टिवेट हो चुका है। चीरो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो चीरो को अपना नाम डक्स बताती है। चीरो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और वो चीरो से कहती है कि तुम्हें सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। फिर जब चीरो को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और एक लड़की उसको होश में देखने के बाद डॉक्टर से कहती कि ये होश में आ चुका है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम इसकी आइडेंटिटी चेक करो और वो लड़की चीरो को बताती है कि तुम लास्ट पर्सन हो जो अब जाकर उठा है और चीरो को कुछ भी याद नहीं होता। फिर चीरो उसको अपना नाम बताता है। वो लड़की चीरो की आइडेंटिटी पता लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम जो की एकेडमी में सेकंड ईयर स्टूडेंट हो। फिर चीरो उन दोनों से पूछते कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ और तुम दोनों कौन हो, जिस पर डॉक्टर चीरो से कहता है कि इस समय तुम जो की हॉस्पिटल में हो और मैं यहाँ का डॉक्टर इनुकी हूँ और ये मेरी असिस्टेंट कोमी है। इनुकी चीरो को बताती है कि तुम 5 मंथ से सो रहे थे और ये सुनकर चीरो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो चीरो को बताता है कि बाकी लोग सिर्फ एक ही वीक में जाग गए थे, लेकिन तुम्हें 5 मंथ्स लग गए। वो चीरो से पूछता है कि तुमने किस तरह का सपना देखा और चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनुकी बताता है कि जितने भी लोग सोकर उठ चुके हैं उन सभी ने अपने सपने में दूसरी दुनिया देखी है, जहाँ पर कुछ अलग लोगों से मिले और ये सब ग्रेट कोलैप्स की वजह से हुआ है। चीरो उनसे पूछते कि ये ग्रेट कोलैप्स क्या है और फिर इनुकी जाकर विंडो ओपन करता है। चीरो देखता है कि पूरे टोक्यो शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इनुकी बताता है कि ये सब उस ग्रेट कोलैप्स की वजह से हुआ है। फिर चीरो उस रेड मिस्ट को देखता है और इनुकी से पूछते कि ये सब क्या है। इनुकी उसको बताता है कि तुमने बेहोश होने से पहले एक अजीब सी आवाज सुनी होगी और ये उस रेड मिस्ट की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर कोसेस्तु आ जाता है और उसको देखने के बाद चीरो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर इनुकी चीरो का चेकअप करता है और उससे कहता है कि अभी तुम ठीक हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पर आ जाना। उसके बाद चीरो और कोसेस्तु दोनों हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो चीरो से कहता है कि आखिर तुम उठ चुके हो और हम सभी तुम्हारे जागने का वेट कर रहे थे। वो आदमी असल में एक रिपोर्टर होता है और उसके साथ वाली लड़की चीरो की फोटो लेने लगती है। तभी चीरो को अजीब सा फील होने लगता है और कोसेस्तु उस रिपोर्टर से कहता है कि अभी चीरो की हालत ठीक नहीं है। फिर रिपोर्टर वहाँ से जाने लगता है और वो चीरो से कहता है कि हम बाद में जरूर मिलेंगे। उसके बाद कोसेस्तु और चीरो दोनों टैक्सी में बैठकर घर जा रहे होते हैं और तभी चीरो को कुछ महसूस होता है। वो देखते है कि डोजो पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है। कोसेस्तु चीरो से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और चीरो बताता है कि मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। चीरो कोसेस्तु से उसके फादर के बारे में पूछता है और कोसेस्तु बताता है कि उसके फादर ठीक है, वो तुम्हें देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और उसके बाद वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उस आवाज की वजह से वो दोनों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। चीरो वहाँ पर एक आदमी को देखता है और वो आदमी ही इस आवाज का यूज कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है, जिसे देखकर चीरो सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं पर तो देखा है। दूसरी तरफ उस आवाज की वजह से वहाँ डोजो के पास एक मोस्टर आ जाता है और वो मोस्टर कोसेस्तु के डैड की तरह दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कोसेस्तु के डैड पूरी तरीके से मोस्टर में बदल जाते हैं। फिर वो चीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और चीरो उनके अटैक से बच जाता है। फिर कोसेस्तु चीरो को एक स्टिक देता है और उस स्टिक की मदद से चीरो उस मोस्टर की अटैक को रोक लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा था तभी चीरो को
उसके अंकल की याद आती है, इसलिए वो उन पर अटैक नहीं कर पाता। और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर सीधा चीरो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। उस अटैक से चीरो का बहुत ही सारा ब्लड नीचे गिरने लगता है और इधर चीरो की पावर्स भी अवेकन हो जाती है। चीरो के अंदर से रेड ऑरा बाहर निकल रहा होता है और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी होती है। चीरो अपनी पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर की सोर्ड को एक ही अटैक में तोड़ देता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद वो आदमी कहता है कि शायद से इस लड़के का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो चुका है। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चीरो कोसेस्तु के पास जा रहा होता है, लेकिन कोसेस्तु को चीरो से डर लग रहा होता है। फिर चीरो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि उसने अपने अंकल को मार दिया है। ये सोचकर ही चीरो रोने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो चीरो पर अपना मैजिक यूज करती है, जिससे कि चीरो सो जाता है। और कोसेस्तु उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर तुमने चीरो के साथ क्या किया। वो कोसेस्तु को बताती है कि चीरो अभी सो रहा है और उसका बहुत ही सारा ब्लड लूज हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है। कोसेस्तु उस लड़की से पूछते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर सच में मेरे फादर थे, जिस पर वो हाँ कहती है। कोसेस्तु उससे पूछते कि मेरे फादर मॉन्स्टर कैसे बन गए, और वो कोसेस्तु को बताती कि तुम्हारे फादर को मॉन्स्टर में चेंज किया गया था। वो बताती कि तुमने उस जैकेट वाले आदमी को देखा था, उसने ही तुम्हारे डैड के साथ ऐसा किया है। ये सुनने के बाद कोसेस्तु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। वो लड़की कोसेस्तु से कहती कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए अभी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कोसेस्तु से पूछती कि यहाँ पर जो अटैक हुआ था तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, जिस पर कोसेस्तु मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है और मेरे फादर भी गायब हो चुके हैं। ऑफिसर उस लड़की से पूछता है, जिस पर वो मना कर देती है और ऑफिसर कहती है कि तुम्हारे साथ एक और लड़का था। फिर वो लड़की बताती कि वो इस समय बेहोश है और उसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनकी बातें सुनने के बाद ऑफिसर कोसेस्तु से कहता है कि तुम अपने फादर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दो। फिर वो बताने लगती है कि जब से रेड मिस्ट टोक्यो में आई है, इसके बाद से बहुत ही सारे लोग गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मॉन्स्टर में भी चेंज हो चुके हैं, पर अभी तक हमें इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है। सभी बस इस बात को रूमर समझ रहे होते हैं और उसके बाद ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कोसेस्तु उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे और वो मॉन्स्टर कहाँ से आया। वो कोसेस्तु को बताती कि तुम्हारे डैड अब मर चुके हैं, और ये सुनने के बाद कोसेस्तु गुस्सा हो जाता है। इधर चीरो की हालत भी बहुत ही खराब थी, इसलिए वो सो रहा होता है और वो लड़की कोसेस्तु से कहती कि मॉन्स्टर को होश आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कोसेस्तु उसकी बात मान लेता है और इधर चीरो वापस से एक सपना देखता है जिसमें उसको एक लड़की दिखाई देती है। चीरो जाग जाता है और उस लड़की को देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो लड़की उसको अपना नाम मिजो बताती है। वो चीरो से कहती कि क्या अब तुम ठीक हो, और चीरो देखता है कि उसके सारे चोट ठीक हो चुके हैं। मिजो बताती है कि तुमने अपनी बहुत ही सारी पावर का यूज किया है, जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। फिर चीरो मिजो से पूछते कि क्या वो मॉन्स्टर सच में मास्टर थे जिसे मैंने मारा, और मिजो उसको सच बता देती है। जो सुनने के बाद चीरो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और बाहर कोसेस्तु स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मिजो उसके पास आती है और उससे कहती कि अब चीरो होश में आ चुका है। अगली सुबह मिजो उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और चीरो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मेरे अंदर भला किस तरह की पावर्स हैं। और कोसेस्तु भी उससे बहुत ही सारे सवाल पूछता है, पर मिजो उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी। जो सुनकर कोसेस्तु को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और चीरो कोसेस्तु से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे डैड को मार दिया। उसके बाद चीरो डोजो में आता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, और वो उस जगह पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मास्टर से माफी मांग रहा होता है और वो कहता है कि आपकी मौत मेरी वजह से हुई है। उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है और कोसेस्तु भी चीरो को वहाँ पर देख लेता है। फिर उसके बाद वो सभी मिजो के साथ एकेडमी जा रहे होते हैं और चीरो उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताती है कि हम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है, और मिजो बताती है कि वो लड़का भी असल में तुम्हारे डैड की तरह ही है, वो किसी भी टाइम मॉन्स्टर में चेंज हो सकता है। लेकिन इतने में वहाँ पर इनोकी और कोमी आकर उस लड़के को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी इनोकी चीरो को वहाँ पर देखता है और उसके पास आता है और चीरो से पूछते है कि अब क्या तुम ठीक हो। तभी उसको कुछ फील होता है और वो चीरो को ध्यान से देखने लगता है। फिर उसकी नजर मिजो पर जाती है। वो समझ जाता है कि चीरो का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो गया था और वो चीरो से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कोसेस्तु और चीरो दोनों मिजो से सारी बात पूछ रहे होते हैं। मिजो उन्हें बताता है कि ये सब गेट की वजह से हो रहा है और गेट के कारण यहाँ पर दूसरी दुनिया के लोग भी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर में चेंज करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर चीरो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन लोगों की वजह से मैंने अपने मास्टर को हमेशा के लिए खो दिया। मुझे खुद अपने मास्टर को मारना पड़ा
बेटा। और इतना कहने के बाद चीरो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने फेस वॉश को करता है और जैसे ही बाहर आता है तो उसको वापस से कुछ आवाजें सुनाई देती है। चीरो वहाँ पर उसी लड़की को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर कोसेत्सु और मीजो काफी देर से वेट करने के बाद चीरो को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ चीरो अभी भी उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और तभी वो रिपोर्टर भी उन सभी को भागते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि शायद से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और इधर चीरो उस लड़की का पीछा करते हुए दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ पर चीरो का दोस्त इरुको और बाकी सभी स्टूडेंट्स होते हैं। तभी चीरो को वापिस से वो आवाज सुनाई देती है। वो आवाज असल में वो लड़की कर रही होती है और उस आवाज की वजह से वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर में बदल रहे होते हैं। जो देखने के बाद चीरो उस लड़की को रुकने के लिए कहता है और इतने में वहाँ पर कोसेत्सु और मीजो भी आ जाते हैं। वो लड़की चीरो की बात मानकर उन सभी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर में नहीं चेंज कर रही होती है और तभी वहाँ पर वो जैकेट वाला आदमी भी आ जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं ये काम कर देता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को मॉन्स्टर में बदल देता है। इधर कोसेत्सु को भी प्रॉब्लम हो रही होती है और मीजो चीरो के पास आती है और चीरो से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करना होगा वरना सभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और चीरो बहुत ही डरा हुआ होता है और वो मीजो से कहता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकता हूँ, इसलिए मैं उस पावर का यूज नहीं करूंगा। सारे मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं कि तभी कोसेत्सु का हीरोइक ब्लड भी एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कोसेत्सु उन सभी मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। ये सब देखने के बाद आदमी सोचता है कि शायद से मुझे और पावर का यूज करना होगा। इतना सोचने के बाद यहाँ आसपास के लोग भी मॉन्स्टर में बदलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और कोसेत्सु उससे फाइट करने लगता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से कोसेत्सु का सामना नहीं कर पा रहा होता है और वो मॉन्स्टर कोसेत्सु पर भारी पड़ रहा होता है। इधर ये सब देखने के बाद चीरो को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर कोसेत्सु को मारने वाला होता है और ये सब देखने के बाद चीरो भी अपनी हीरोइक ब्लड का यूज कर लेता है। वो सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करके कोसेत्सु को बचा लेता है और सीधा कोसेत्सु भी उठ नहीं पा रहा होता है। जो देखकर मीजो बताती है कि तुम पर पॉइजन से अटैक किया गया है, इसलिए अभी तुम खड़े भी नहीं हो पा रही हो। चीरो मीजो से कहता है कि तुम कोसेत्सु का ध्यान रखना, तब तक मैं उस मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ। फिर मीजो चीरो से उसका नाम लेने के लिए कहती है और चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मीजो का नाम लेता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और मीजो उसको अपना रियल नाम बोलने के लिए कहती है। फिर चीरो मीजो का असली नाम बोलता है, जिसके बाद मीजो की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और मीजो चीरो से कहती है कि तुम्हें मेरा असली नाम याद था। उसके बाद चीरो सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो स्कूल के बाहर आ जाता है। चीरो उस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है, जो देखने के बाद मीजो बहुत ही खुश हो जाती है। चीरो कहता है कि उसने फिर से अपने दोस्तों को मार दिया और मीजो उसको बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुमने उन्हें नहीं मारा होता तो वो तुम सभी को मार देता और तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर रिपोर्टर शिन और उसके असिस्टेंट सुहाना आ जाती है। शिन चीरो से कहता है कि तुम ही उन सभी मॉन्स्टर को मार रहे हो और अब तुम्हारा सीक्रेट भी सभी के सामने आ चुका है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर कोसेत्सु बताता है कि चीरो ने कुछ भी गलत नहीं किया। शिन उससे कहता है कि इस लड़के ने ही तुम्हारे फादर को मारा था और फिर वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। कोसेत्सु शिन को बताता है कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर में चेंज किया है। फिर वो आदमी अपना नाम जून बताता है और उसके साथ में जो लड़की होती है उसका नाम यूरी होता है। जून दोबारा से उस मॉन्स्टर को समन कर लेता है और उन सभी से कहता है कि तुम सब अब मरने वाले हो। उसके बाद वो मॉन्स्टर जोर से आवाजें निकालने लगता है, जिससे कि सुबासा को भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है। ये देखकर सिन थोड़ा सा डर जाता है और वो मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो चीरो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चीरो उसके अटैक को रोक लेता है। अब चीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। इधर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और सुबासा को कैसे बचाए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सुबासा से कहती है कि तुम्हारे पास भी हीरोइक ब्लड है और उसका यूज करके तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। सिन उसकी बात को मानकर सुबासा का असली नाम लेता है, जिससे कि वो भी एक फेरी में चेंज हो जाती है। फिर वो एक अटैक में ही मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इधर चीरो भी मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद चीरो सीधा जून पर अटैक करता है, लेकिन यूरी उसका अटैक रोक लेती है और चीरो से कहती है कि तुम हमें नहीं हरा सकते हो। यूरी को देखने के बाद चीरो को कुछ मोमेंट्स याद आते हैं और वापस से उसका सर दर्द होने लगता है। यूरी और जून वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की चीरो पर अपनी मैजिक का यूज करके उसको शांत कर देती है। सिन चीरो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें सुबासा को जल्दी ठीक करना होगा। फिर वो लड़की बताती है कि सुबासा ठीक है और कोसेत्सु देखता है कि इकीरो भी पूरी तरीके से मॉन्स्टर में नहीं बदला। वो सभी उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे होते हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर इनोकी और कोमी आ जाते हैं। वो दोनों इकुरो को वहाँ से लेकर जाते हैं और इधर
वो लड़की उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद वो सभी एक चर्च में आ जाते हैं और वो लड़की उन्हें अपना नाम शोको बताती है। शोको उन सभी से कहती है कि तुम सभी का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो चुका है और इन सब के बारे में तुम्हें मेरी मास्टर एक्सप्लेन करेगी। फिर वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो डुक्स होती है। चीरो भी डुक्स को पहचान जाता है और कोसेस्तो उससे पूछते कि क्या तुम इनको जानते हो, जिस पर चीरो उसको बताता है कि मैं इसे अपने सपने में मिला था। और डुक्स कहती है कि सपना असल में एक दूसरी दुनिया होती है। वो उन्हें बताती है कि तुम सभी असल में लॉर्ड ऑफ वर्मिलियल के अगले डेकोनॉट्स हो, इसलिए तुम्हारे पास हीरोइक ब्लड है। डक्स उसको बताती है कि 40 साल के बाद ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी और ये सुनने के बाद सिन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है। डॉक्स बताती है कि ये सच है और यहाँ पर इंसानों को मोस्टर में बदलने वाले असल में एक इविल ग्रुप के मेंबर्स हैं। उस ग्रुप का नाम एजेंट ऑफ केओस है और उससे फाइट करने के लिए तुम सभी को हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हुआ है। तुम्हें उस ग्रुप को खत्म करना होगा और तुम में से कोई एक लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन बनेगा। दूसरी तरफ हम एजेंट ऑफ केओस ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया पर राज करने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ डक्स उन सभी से कहते कि ये सब गेट की वजह से हो रहा है, जब तक गेट ओपन होगा तब तक दूसरी दुनिया के लोग आते रहेंगे और इन्हें रोकने के लिए हमें सबसे पहले वाले गेट को खत्म करना होगा। उसके बाद वो सभी इरोको को देखने के लिए आए होते हैं और वहाँ पर से सुबासे से पूछते कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बताती है कि मैं ठीक हूँ और बताती है कि हम सभी का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो चुका है और अब हमें इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और अब हमें इस फाइट में इन्वॉल्व होना होगा। जो सुनने के बाद सिन चीरो को ब्लेम कर रहा होता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। मीजो बताती है कि चीरो को इन सभी से फाइट करना पड़ रहा है और हमें भी चीरो की मदद करनी होगी और इसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सिन हॉस्पिटल के छत पर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने इन सब में सुबासा को भी फंसा दिया। सुबासा ने मुझे पहले ही कहा था कि मुझे चीरो पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन सब में इन्वॉल्व हुआ। लेकिन अगर कोई भी सुबासा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ इकुरो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसको बचाना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा होता है। सभी इस बात से बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं और डॉक्टर इनोकी बताता है कि इस रेड मिस्ट की वजह से लोग मोस्टर में चेंज हो रहे हैं। ये रेड मिस्ट कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सभी लोग हमेशा के लिए मोस्टर में बदल जाएंगे। फिर उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और चीरो सोच रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। फिर उसके सामने इकुरो आ जाता है और चीरो सोच रहा होता है कि शायद से मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तभी उसके सामने डक्स आ जाती है और वो चीरो से कहती है कि तुम्हारा ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है, इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारा रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर तुम मर गए तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी चीरो का हाथ कट जाता है और सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो सभी चीरो की तरफ देख रहे होते हैं और चीरो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद चीरो शहर के सभी गेट्स को अपनी पावर का यूज करके तोड़े जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम इविल ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि जन से कह रहा होता है कि तुमने अभी तक उन चर्च के लोगों को भी नहीं हराया, जिस पर जन बताता है कि उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं है और वो सभी नंबर्स हमसे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उनसे फाइट करने के लिए हमें कुछ ही मेंबर्स की जरूरत होगी। ये सुनने के बाद लीडर जन से कहता है कि उन कमजोरों को मारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। जो सुनने के बाद जन उनसे कहता है कि अगर आप इसमें हेल्प नहीं कर सकते हो तो मैं खुद अपने लिए फोर्स को रेडी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी लीडर यूरी को रुकने के लिए कहता है। फिर वो यूरी के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम ही मुझे बचा सकती हो और यूरी भी उनसे कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है कि असल में इस ग्रुप का लीडर असल में यूरी का फादर होता है। दूसरी तरफ सोको चीरो और बाकी सभी से कहती है कि तुम सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने टोक्यो से कुछ गेट्स खत्म कर दिए और इसी तरह से हम बाकी के गेट्स को भी खत्म कर देंगे। फिर वो चीरो की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही कम टाइम के अंदर 2 गेट्स तबाह कर दिए। चीरो बताता है कि वो अपनी सारी पावर्स को यूज करने के लिए रेडी है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सोको बताती है कि टोक्यो के बैरियर्स को खत्म करने के बाद ये सिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर वो इविल ग्रुप यहाँ पर और गेट्स नहीं बनाएंगे और इधर चीरो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, जो देखकर इनोकी चीरो से कहता है कि तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद कोसेस्तो चीरो को वहाँ से ले जाता है। सिन उसके पास आता है और वो चीरो से कहता है कि तुम्हें तो इन सब से बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, आखिर तुम्हें तबाही करना इतना पसंद है। और कोसेस्तो सिन की बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बताता है कि चीरो इस समय अपनी पूरी पावर का यूज करके सभी गेट्स को खत्म कर रहा है, तुम्हारे पास भी हीरोइक ब्लड है और तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर गेट को खत्म करना चाहिए। चीरो सोते टाइम वापस से एक सपना देखता है और उठ जाता है। मीजो उसके पास में ही बैठी होती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं और अपनी दोस्त से कहता है कि मैं उस स्कूल बाइकर गैंग को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, पर उसकी दोस्त उसको मना कर रही होती है। और इधर कोमी इनोकी के पास आती है। वो देखती कि इनोकी नीचे गिरा पड़ा है और फिर वो इनोकी को भी उसकी मेडिसिन देती है। इनोकी कोमी से कहता है कि तुम्हें मेरे बिना ही मिशन पर जाना होगा और कोमी
उसकी बात को मान लेती है। फिर हम एक बाइकर को देखते हैं और वो भी हीरोइक ब्लड की वेसल होती है। इधर चीरो और बाकी सभी बैरियर को तोड़ने के लिए आगे आते हैं और जैसे ही वो बैरियर को तोड़ना शुरू करते हैं तभी वहाँ पर जन और यूरी आ जाते हैं और जन को देखने के बाद कोसेस तो सीधा उससे फाइट करने चला जाता है, लेकिन जन उसका अटैक रोक लेता है और उसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है। जन उन सभी से फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ यूरी चीरो से फाइट कर रही होती है। जन कोमी और कोसेस्टो से अकेले ही फाइट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर वो बाइकर आ जाता है। वो कोसेस्टो से कहती है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा और इतना कहने के बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ चीरो बैरियर के पास पहुंच जाता है और यूरी उसको बैरियर तोड़ने से मना कर रही होती है, पर चीरो उसकी बात नहीं मानता और उस बैरियर पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। जिसके बाद वो और यूरी दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर यूरी उसको बताती है कि इस समय हम एक मेमोरी के अंदर हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हमें ढूंढना होगा, पर चीरो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और यूरी भी उसका पीछा कर रही होती है। इधर जन कोमी से फाइट कर रहा होता है और कोसेस्टो उस बाइकर से फाइट कर रहा होता है। उस बाइकर गर्ल के पास भी हीरोइक ब्लड होता है जिस वजह से वो कोसेस्टो के साथ अच्छे से फाइट कर रही होती है। दूसरी तरफ चीरो उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और यूरी उसके पीछे जा रही होती है। चीरो उसको अपने पीछे आने से मना कर रहा होता है और तभी यूरी चीरो से पूछती है कि तुम भला टोक्यो को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो, जिस पर चीरो उसको बताता है कि मैं उस रेड मिस्ट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं सभी बैरियर्स को खत्म कर रहा हूँ। यूरी कहती है कि इससे पूरे टोक्यो में तबाही हो जाएगी और तुम इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, जिस पर चीरो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम उन लोगों को मॉन्स्टर में बदल रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो भी मिशन है मैं तुम्हें उसको पूरा नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ कोमी जन पर भारी पड़ रही होती है और तभी उसकी मदद करने के लिए एक और लड़का आ जाता है। उसका नाम हारू होता है और वो कोमी पर अटैक करता है और इधर चीरो यूमी से कहता है कि तुम मुझे फॉलो मत करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और इतना कहने के बाद वो आगे जा रहा होता है। यूरी उसको बताती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और अगर तुम्हें इससे बाहर जाना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा वरना तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। और ये सभी सुनने के बाद चीरो उसकी बात को मान लेता है। इधर हारू जन से कहता है कि उसने उस लड़की को हरा दिया, लेकिन तभी वहाँ पर कोमी आ जाती है और वो हारू पर भी अटैक कर देती है। दूसरी तरफ कोसेस्टो और वो लड़की फाइट कर रही होती है और तभी कोसेस्टो उससे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे इविल ग्रुप को खत्म कर दूंगा, जो सुनने के बाद वो लड़की बताती है कि मैं कोई इविल ग्रुप से नहीं हूँ और फिर वो दोनों रुक जाते हैं। वो कोसेस्टो से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम शायद से इविल ग्रुप के मेंबर हो इसलिए मैं तुमसे फाइट कर रही थी। फिर वो कोसेस्टो से माफी मांगती है और उससे कहती है कि शायद से मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। वो वहाँ से जाने लगती है और कोसेस्टो को बताती है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। इधर यूरी और चीरो दोनों एक स्टोर के पास आ जाते हैं और यूरी बताती है कि ये स्टोर असल में इस दुनिया का बैरियर है, इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। ये सुनने के बाद चीरो अपनी पावर का यूज करके उस स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जो देखने के बाद चीरो और ज्यादा पावर यूज करने लगता है। और ये देखने के बाद यूरी भी चीरो की मदद करती है। वो दोनों मिलकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं और फिर जब चीरो को होश आता है तो वो यूरी को देखता है जो कि वहाँ से जा रही होती है और यूरी चीरो से कहती है कि ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हो रहा है। चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि ये लड़की कौन है। दूसरी तरफ हारू कोमी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर चीरो आ जाता है। चीरो कोमी से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि इस मिशन में कोई प्रॉब्लम है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हारू उनका पीछा करे जा रहा होता है, लेकिन जुन उसको जाने से मना कर देता है और कहता है कि इस समय हमें यूकी के पास जाना है। इधर चीरो कोमी और मिजो के साथ वहाँ से जा रहा होता है और वो यूरी की बात को याद करता है कि इन सब के पीछे उसकी मदर है। उसके बाद चीरो सोचे जा रहा होता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है और मिजो उससे कुछ पूछ रही होती है और चीरो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। और उसके बाद वो सभी सोको के पास आते हैं। कोसेस्टो सोको को बताता है कि वो भी एक लड़की से फाइट कर रहा था जिसने अपने मॉन्स्टर को समन किया था। कोमी उससे पूछती कि वो भी उस ग्रुप में मेंबर थी और जिस पर कोसेस्टो मना कर देता है। फिर सोको उसको बताती कि शायद से वो गार्डियन स्टेट के मेंबर हैं और वो उससे गार्डियन स्टेट के बारे में पूछते हैं। सोको बताती कि गार्डियन स्टेट ग्रुप असल में बहुत ही टाइम से इन नेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर कोमी चीरो से पूछती तुम बीच में फाइट में क्यों गायब हो गए थे और क्या तुम्हें पता है कि उस लाइट ने तुम्हें कहां पर भेजा था, जिस पर चीरो बताता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और तभी वहां पर सिन आता है। सिन उन सभी को बताता है कि कोई हमारी सभी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, इसका मतलब हमारे बीच में कोई स्पाई है। कोसेस्टो सिन से कहता है कि तुम हर टाइम गायब रहते हो और सबसे पहले तुम्हें सस्पेक्ट माना जाएगा, जिस पर सिन उसको बताता है कि मैं उस इविल ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता कर रहा था। इनुकी बताता है कि अगर ऐसा है तो हमें अपना प्लान चेंज करना होगा और सोको कहते हैं कि हम प्लान में चेंज नहीं कर सकते, हमें टोक्यो को डिस्ट्रॉय
करना है और चीरो सोच रहा होता है कि आखिर इन सब में मेरी मदर कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। उसके बाद इनोकी चीरो से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और चीरो उसको बताता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि इस ग्रेट कोलैप्स के पीछे मेरी मदर है, पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं याद है। यहाँ तक कि मुझे अपना बचपन भी याद नहीं है, मैं अपनी मदर को भी नहीं जानता हूँ। और सिन वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने चीरो के बारे में पता किया है। फिर वो इनोकी से कहता है कि तुम्हें 10 साल पहले साइंस फाउंडेशन में हुए ब्लास्ट के बारे में याद है, उसमें इसकी मदर भी इन्वॉल्व थी, लेकिन वहाँ किसी भी बॉडीज में नहीं मिली और बहुत ही सारे लोग गायब हो गए। सिन चीरो से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि कैसे तुमने अपने पेरेंट्स को मारा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ। और इनोकी सिन को चुप रहने के लिए कहता है। इधर ये सब सुनने के बाद चीरो और ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद चीरो कोसेत्सु हॉस्पिटल में होते हैं। चीरो अब भी कुछ सोचे जा रहा होता है और इनोकी उसके पास आता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों से बाहर कोई मिलने के लिए आया है। वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर डिटेक्टिव को देखते हैं और उसके साथ वही लड़की होती है जो कि कोसेत्सु से फाइट कर रही होती है। कोसेत्सु उसको पहचान लेता है और वो लड़की बताती है कि हम यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए। डिटेक्टिव उन्हें अपना नाम मारी बताती है और कहती कि ये मेरी पार्टनर सुबाकी है। वो दोनों ही गार्डन स्टेट ग्रुप के होते हैं। मारी उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर हो रहे मर्डर के बारे में पता है? जितने भी लोग मारे गए उन सभी को मोस्टर ने मारे हैं। और चीरो उससे पूछते क्या तुम हम पर शक कर रही हो? मारिया मना कर देती है और कहती है कि हमें पता है कि इन सब के पीछे कौन है, उसका नाम जून है। और चीरो समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है। और कोसेत्सु उससे पूछते कि तुम्हें पता है कि इस समय वो कहाँ पर है, पर मारी मना कर देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोसेत्सु उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुबाकी मारी से कहती कि हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और मारी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। इनोकी अपना रिसर्च कर रहा होता है। सिन और सुबासा दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन पता कर रहे होते हैं और चीरो अपने पुराने घर पर होता है। कोमी इनोकी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए और इनोकी उससे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इधर सिन जून का पीछा कर रहा होता है और उसके बाद हम चीरो को देखते हैं जो कि इरुको के पास आया होता है। इनोकी उससे कहता है कि तुम अपने दोस्त को हर दिन देखने के लिए आते हो और चीरो उससे कहता है कि इसकी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं हूँ। जिस पर इनोकी उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। इनोकी बताता है कि इस समय इकिरो की बॉडी स्टेबल है और रेड मिस्ट पर रिसर्च कर रहा है। जल्दी मैंने इरुको और बाकी लोगों को ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। और ये सुनने के बाद चीरो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों छत पर आ जाते हैं जहाँ इकुरो चीरो से पूछते कि आखिर तुम भला किस बारे में सोच रहे हो। जिस पर चीरो बताता है कि हम टोक्यो को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और क्या ये ठीक है। फिर इनोकी उसको बताता है कि हम इस समय चर्च के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरे को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तुम उस बारे में क्या सोचते हो? और चीरो बताता है कि मैं इस सेलर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद इनोकी चीरो से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कोई रास्ता ढूंढ लोगे। दूसरी तरफ हम मारी और कोसेत्सु को देखते हैं जो कि उस मोस्टर को ढूंढ रहे होते हैं और मारी बताती है कि हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, उसका कोई एविडेंस भी हमारे पास नहीं है। और इधर चीरो को वापिस से एक सपना आता है। इस बार वो डॉक्टर इनोकी को देखता है। फिर वो जल्दी से कोमी को फोन लगाता है और उस डॉक्टर के बारे में पूछता है। कोमी देखती है कि इनोकी अपने रूम में नहीं है। इधर चीरो भी डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सुबाकी एक और इंसान को मरा हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि इसका मर्डर अभी हुआ है। इसका मतलब मोस्टर पास में ही होगा और तभी वो मोस्टर सुबाकी पर अटैक कर देता है। वो उसको मारे जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोसेत्सु आ जाता है और वो सुबाकी को बचा लेता है। फिर वो मोस्टर वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी तरफ चीरो इनोकी को ढूंढ रहा होता है। और तभी वो एक बिल्डिंग में यूरी को देखता है जो कि बहुत ही सारे बच्चों को एक साथ खिला रही होती है। और इधर सुबाकी कोसेत्सु से कहती है कि तुम्हें बस उस मोस्टर के पीछे जाना चाहिए। फिर वो मोस्टर अपने असली रूप में आता है और वो असल में डॉक्टर इनोकी होता है। मारी कोसेत्सु और सुबाकी से पूछती है क्या तुम्हें उस मोस्टर के बारे में कुछ पता है। जिस पर कोसेत्सु बताता है कि वो कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं था, वो बाकी सभी से बहुत ही अलग था। सुबाकी बताती है कि वो अपनी प्रेजेंस को गायब कर सकता है। और दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जब उनका दोस्त उनके लिए डिनर लेकर आता है तो उसको ऊपर आसमान में कुछ दिखाई देता है। फिर वो अपने सभी दोस्तों को मरा हुआ देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। इधर चीरो कोमी से डॉक्टर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और कोमी बताती है कि शायद से वो बाहर गया है। वो अपनी रिसर्च की वजह से ज्यादा परेशान रहता है और चीरो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद से वो डॉक्टर इनोकी के साथ कुछ बुरा हुआ है। जिस पर कोमी उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन कोमी उससे झूठ कहती है। चीरो इनोकी को ढूंढ रहा होता है और कोमी उससे पूछती है कि आखिर तुम इनोकी को क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर चीरो उसको बताता है कि मैंने सपने में देखा था कि इनोकी मारी जा चुका है। इधर जून और उसके लोग भी इनोकी को ढूंढ रहे होते हैं। चीरो सोच रहा होता है कि अब मैं इनोकी को कैसे बचा सकता हूँ। और तभी उसको इनोकी की बात याद आती है। उसने चीरो से कहा था कि अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम उस सोल्यूशन
पर्सन को जरूर ढूंढ लोगे। इधर कोमी इनोकी को फोन करती है और उससे कहती कि चीरो तुमसे मिलना चाहता है। इनोकी उससे कहता है कि मुझे आने में टाइम लगेगा और कोमी उससे रिसर्च के बारे में पूछती है, जिस पर वो कोमी से कहता है कि मेरे आने तक तुम रिसर्च पर ध्यान दो। और तभी वहाँ पर बहुत ही सारे लोग आ जाते हैं। वो सभी जुन के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और इधर हारू जुन को बताता है कि हमें इनोकी को ढूंढ लिया है। इधर इनोकी उन्हें इग्नोर करके जा रहा होता है और वो सभी इनोकी से कहते हैं कि जब तक जुन यहाँ पर नहीं आता तुम कहीं भी नहीं जाओगे। और तभी वहाँ पर चीरो आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर इनोकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो चीरो से कहता है कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिस पर चीरो इनोकी से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो सभी लोग चीरो को वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं और इधर इनोकी मोस्टर में चेंज हो जा रहा होता है। वो अपना सच चीरो के सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो पानी में जंप कर देता है। चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इनोकी ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद चीरो सीधा चर्च में आता है, जहाँ से उससे कहता है कि मैंने उस स्पाई का पता लगा लिया जो कि हमें धोखा दे रहा था। उसका नाम इनोकी है। और ये सुनकर चीरो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर सिन उसको एक ऑर्फनेज की फोटो दिखाता है और बताता है कि इनोकी और जन दोनों इस ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं और वो दोनों असल में भाई हैं। जो सुनकर सोको कहते कि इनोकी असल में हमारे दुश्मनों से मिला था। और चीरो कहता है कि हम एक फोटो की वजह से ही इनोकी को गद्दार नहीं कह सकते हैं। जिसके बाद सिन चीरो को एक फोटो दिखाता है और उससे कहते हैं कि ये उस ऑर्फनेज को चलाते हैं। चीरो देखता है कि उस फोटो में यूरी होती है और सिन बताता है कि ये आदमी यूरी का फादर है और साथ में स्पेस फाउंडेशन का चेयरमैन भी। जो सुनने के बाद सोको कहती कि साइंस फाउंडेशन हमारे दुश्मन है और हमें उन्हें खत्म करना होगा। सिन बताता है कि साइंस फाउंडेशन की वजह से ही उस ऑर्फनेज की इमेज क्लीन है। उसके बाद कोमी चीरो को बताते है कि इनोकी ये सब उस ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों के लिए किया है। अगर उनके पास वाला बिलियन डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वहाँ पर रहने वाले सभी बच्चे मारे जाएंगे। चीरो इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा होता है और कोमी बताता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इनोकी असल में हमारे घर और वहाँ के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। और वो बताती है कि मैं भी उस ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। वहाँ हम सभी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और हम असल में फील्ड रिसर्च है, जिस वजह से हम उस ऑर्फनेज से निकल गए थे। लेकिन इनोकी की हालत भी बहुत ही खराब हो चुकी होती है क्योंकि उस रिसर्च का पार्ट था। उसके पास अभी भी बहुत ही कम टाइम है। और फिर चीरो उस ऑर्फनेज के पास आता है और वो सोच रहा होता है कि शायद से यूरी को सब पता होगा। फिर वो यूरी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो यूरी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे ना ही अपने दोस्तों का ख्याल आता है और ना ही अपने दुश्मनों का। वो यूरी से कहता है कि क्या तुम मुझे सब कुछ अच्छे से बता सकती हो। और दूसरी तरफ जून के सभी लोग इनोकी का पता लगा लेते हैं। तभी वहाँ पर कोसेस्तो और मारी आ जाते हैं और इधर जून इनोकी के पास होता है और जून से कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से मार दो। पर जून ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ साइंस फाउंडेशन में चलो, हम तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर इनोकी उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। और ये सुनने के बाद जन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर चीरो आकर उसको रोक देता है और वो इनोकी से कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी इनोकी वापिस से मोस्टर में बदल जाता है और इस बार वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो चीरो पर अटैक करता है और चीरो उसकी अटैक को रोक देता है और चीरो उन्हें होश में आने के लिए कह रहा होता है। पर वो चीरो की बात को नहीं सुनता और जैसे ही जुन उस पर अटैक करने के लिए आता है तो इनोकी उसको एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। इधर मारी और कोसेस्तो मिलकर जन के लोगों से लड़ रहे होते हैं और मारी कोसेस्तो को बताती कि इनके पास भी हीरोइक ब्लड है। दूसरी तरफ चीरो अपनी पावर्स का यूज करके इनोकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद चीरो सीधा इनोकी से फाइट करने लगता है और उसकी पावर को देखकर जन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चीरो की पावर्स बढ़ती जा रही होती है और जन समझ जाता है कि चीरो ही असल में वो लॉर्ड ऑफ वर्मिलिया है। इनोकी चीरो को इस तरीके से मोस्टर में चेंज होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो चीरो पर अटैक करता है। जन उनके पीछे जाता है और इधर कोसेस्तो और बाकी सभी उन्हें देख रहे होते हैं। इधर इनोकी चीरो को पकड़ लेता है और जन देखता है कि चीरो उसके सभी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। इनोकी चीरो से कहता है कि तुम खुद को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते हो और तुम्हें इस शहर को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ का फ्यूचर अच्छा करना है। जोन इनोकी को रोकने के लिए कहता है और इधर इनोकी की बातें सुनने के बाद चीरो वापस से होश में आ जाता है और इनोकी की मौत हो जाती है। जो देखने के बाद चीरो बहुत ही हैरान हो जाता है और जब भी वहाँ से जाने लगता है चीरो को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। चीरो कोमी के पास आता है और उसको एक रेड स्टोन देता है और कोमी बताती है कि जब भी वो हीरोइक ब्लड वाला पर्सन मरता है तो उसके मरने के बाद वो एक रेड स्टोन में बदल जाता है। और दूसरी तरफ सोको बताती है कि अगर इसी तरह से सभी हीरोइक ब्लड मारे गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी से टोक्यो को खत्म करना होगा। और डक्स उसको बताती है कि सिर्फ एक ही हीरोइक ब्लड सर्वाइव कर सकता है और लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन है और वही नई दुनिया बना सकता है। और ये सब सुनने के बाद सोको सोचती है कि वो खुद लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन बनेगी। दूसरी तरफ जन चीरो की पावर्स को याद कर रहा होता है
है और वो सोचता है कि शायद से वही लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन है। फिर जन अपने भाई यूनिको को याद करता है और सोचता है कि मुझे जल्दी ही चीरो को खत्म करना होगा। उसके बाद वो सभी यूरी के फादर के पास आते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने एक हीरोइक ब्लड को मार दिया है। जो सुनने के बाद प्रेसिडेंट उन्हें बताते हैं कि सेकंड ग्रेट कोलैप्स आने वाला है और उसके लिए हमें और भी ज्यादा लोगों को मारना होगा। तभी जन कहता है कि वो जाकर बाकी हीरोइक ब्लड वालों को खत्म करेगा और ये सही टाइम है, क्योंकि इस समय वो वीक हो चुके होंगे और अगर हमने अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया तो इन्हें रास्ते से हटाना होगा। प्रेसिडेंट भी इसके लिए परमिशन दे देता है और जन यूरी से कहता है कि सबसे पहले हमें जाकर चीरो को खत्म करेंगे। वो यूरी से कहता है कि इसमें तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं और हारू ही कर सकते हैं, लेकिन मैं चीरो को आसान मौत नहीं दूंगा। उसने मेरे भाई को मारा है, इसलिए मैं भी उसके इम्पोर्टेंट दोस्तों को मारूंगा, जिससे कि उसको समझ में आ सके कि अपने दोस्तों को खोने में कैसा लगता है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इधर चीरो बैठकर इनुकी की बात को याद कर रहा होता है और तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं और यूरी उसको सूप देती है और चीरो उस सूप को ट्राई करता है और उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है। यूरी उसको बताती है कि मैं तुम्हारी मोम की तरह सूप नहीं बना पाती है और वो मुझसे बहुत ही अच्छा सूप बनाती थी। फिर चीरो यूरी से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी मोम के बारे में बता सकती हो और भला इन सब में कैसे इन्वॉल्व हुआ। जिस पर यूरी उसको बताती है कि तुम्हारी मोम और डैड ने मिलकर इस घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था पर उनका एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया, जिस वजह से तुम्हारी मोम दूसरी दुनिया में चली गई। मेरे फादर ने गेट को ओपन करना शुरू कर दिया ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके। तुमने भी यहाँ पर आना बंद कर दिया था और बाद में मुझे तुम्हारे फादर और तुम्हारे बारे में पता चला। तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ पर अकेली रहने लगी और मेरे फादर मुझे बस अपना एक रिसर्च मानते थे, उन्हें मेरी कोई भी केयर नहीं है। जब हम दोबारा मिले तो मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिए गए थे और उनकी बातें सुनने के बाद चीरो वहाँ से चला जाता है। चीरो चर्च में बैठा होता है और तभी उसको एक सपना दिखाई देता है जिसमें इस बार कोसेस्तो की मौत हुई होती है। ये देखने के बाद चीरो बहुत ही ज्यादा दर्द में डूब जाता है और वो कोसेस्तो को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो सीधा कोसेस्तो के रूम में जाता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और चीरो उसको कॉल भी किए जा रहा होता है पर कोसेस्तो उसका फोन भी नहीं उठाता और दूसरी तरफ कोसेस्तो सुबाकी के साथ घूम रहा होता है। सुबाकी उसको अपनी फेवरेट प्लेस पर घुमा रही होती है और दूसरी तरफ जन और हारू भी दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद कोसेस्तो सुबाकी के साथ खाना खाने के लिए कैफे में आ जाता है। जन और हारू भी अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और हारू जन से कहता है कि हम सीधा जाकर उस लड़के को मार देते हैं, हमें इस तरह से उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। और जन उसको बताता है कि उसके साथ गार्डियन स्टेट की मेंबर है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए हमें सही टाइम देखकर अटैक करना होगा। दूसरी तरफ चीरो यूरी के पास आता है और वो यूरी से कहता है कि मेरे दोस्त खतरे में और यूरी उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। फिर चीरो उसको बताता है कि मुझे कुछ अजीब से सपने आते हैं जिसमें मैं अपने लोगों को मरा हुआ देखता हूँ, लेकिन बाद में वो सब सच हो जाता है। सबसे पहले मैंने अपने मास्टर की मौत देखी, उसके बाद इनुकी और अब मैं अपने सपने में कोसेस्तो को मरा हुआ देख रहा हूँ और मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। यूरी चीरो से कहती है कि तुम चाहो तो किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जैसे यूरी उसको कुछ बताने के लिए जा रही होती है तभी चीरो को कोसेस्तो का फोन आता है और चीरो कोसेस्तो की मदद करने के लिए चला जाता है। बाद में पता चलता है कि कोसेस्तो के पास पैसे नहीं थे और चीरो आकर उनके खाने का बिल भरता है। फिर वो दोनों कैफे से बाहर आते हैं और चीरो उससे कहता है कि तुम ठीक हो, ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इधर हारू जन से कहता है कि अब चीरो भी यहाँ पर आ गए और शायद से अब हमें यहाँ से जाना होगा। जन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो हारू से कहता है कि तुम उस लड़की से फाइट करना, बाकी उन दोनों को मैं मैनेज कर लूंगा। इतना कहकर जन कोसेस्तो को पकड़कर उड़ जाता है और हारू सुबाकी को लेकर भाग जाता है। चीरो जन का पीछा करने लगता है और इधर सुबाकी हारू से फाइट कर रही होती है। चीरो देखते है कि कोसेस्तो को एक पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है, जो देखकर वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि चीरो के सपने में भी सेम ऐसा ही हुआ होता है। जन कोसेस्तो पर अटैक कर रहा होता है और ये देखने के बाद चीरो जन पर अटैक करता है। जन चीरो से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। इतने कहने के बाद वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है और चीरो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। चीरो को इस हालात में देखने के बाद जन उससे कहता है कि तुम्हारी पावर्स की वजह से मेरा भाई मारा गया। चीरो उसको बता रहा होता है कि वो असल में इनुकी की मदद कर रहा होता है पर जन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो चीरो पर अटैक कर रहा होता है और इतने में वहाँ पर यूरी आ जाती है। वो कोसेस्तो के साथ साथ चीरो को भी बचा लेती है। जन यूरी से कहता है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो और उसके बाद वो सीधा यूरी पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने अटैक को रोक लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इधर हारू सुबाकी से फाइट कर रहा होता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाली होती है तभी वहाँ पर जन आकर हारू को अपने साथ ले जाता है। इधर चीरो कोसेस्तो से कहता है कि वो अब सेफ है और चीरो यूरी की मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। यूरी चीरो से कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा था और चीरो उससे कहता है कि अब तुम अपने फादर के साथ नहीं जा सकती हो। चीरो यूरी को अपने साथ
साथ आने का ऑफर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग चर्च के पास आए होते हैं और उन सभी को चीरो ने यहाँ पर आने के लिए कहा था। सीन चीरो की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्डन स्टेट के सभी लोग आ जाते हैं। चीरो कहता है कि मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि हम सभी को मिलकर काम कर सके और इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। सुबाकी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसके टीम मेंबर जूलियस को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम इनके साथ पहले भी काम कर चुके हो और हम तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेंगे। और सीधा चीरो को बैटल के लिए चैलेंज करती है और उसके बाद अपने मोस्टर को समन कर लेती है। इधर सोको भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, पर चीरो उन सभी से कहता है कि हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम टोक्यो को बिना डिस्ट्रॉय किए भी बचा सकते हैं। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। सीन चीरो से कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो क्योंकि तुमने खुद टोक्यो के कुछ हिस्से को डिस्ट्रॉय किया है। पर चीरो उसको बताता है कि हमारे पास एक रास्ता है और उसके बाद वहाँ पर यूरी आ जाती है और उसको देखकर सीन बहुत ही हैरान हो जाता है। सोको सीधा यूरी पर अटैक करती है, लेकिन चीरो उसको बचा लेता है और उससे कहता है कि अब हमारे साथ है। सोको कहती है कि हमारी दुश्मन है और इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और चीरो बताता है कि इसने कुसेस्तु को बचाया है। चीरो सभी को बताता है कि मुझे कुछ टाइम से ड्रीम्स आ रहे और उन ड्रीम्स में मैंने जिन सभी को भी देखा है उन सभी की मौत हो गई है, और जब मुझे कुसेस्तु के बारे में ड्रीम आया तो मुझे लगा कि वो भी मारा जाएगा, लेकिन यूरी ने मुझे बताया कि मैं फेट को चेंज कर सकता हूँ और उसकी मदद से ही मैंने कुसेस्तु को बचाया, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और कुसेस्तु भी चीरो की साइड ले रहा होता है। फिर जूलिया चीरो से कहती है कि क्या तुम टोक्यो को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, और चीरो बताता है कि क्योस ग्रुप असल में सेकंड कोलैप्स को रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत ही सारे लोगों को मार देंगे और उन गेट को बनाएंगे जिन्हें रोकने के लिए हमें उन गेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सभी साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम क्योस ग्रुप को हरा सकते हैं। सोको चीरो से कहती है कि टोक्यो को डिस्ट्रॉय करने का प्लान ठीक है, लेकिन चीरो उससे रिक्वेस्ट करता है। सुबाकी, कुसेस्तु और बाकी लोग चीरो की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर जूलियस और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोको भी चली जाती है और सीन मारिन से पूछता है कि क्या तुम भी चीरो पर ट्रस्ट करती हो, जिस पर वो हाँ कहती है। और दूसरी तरफ हम यूरी के फादर को देखते हैं, जो कि यूरी के जाने से बहुत ही गुस्सा होते हैं। वो बताते हैं कि यूरी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें उसको जल्दी से ढूंढना होगा। इधर मारी और सिन दोनों बार में होते हैं, जहाँ पर सिन यूरी से कहता है कि तुम्हें चीरो के बारे में पता है, लेकिन तुम फिर भी उसका साथ दे रही हो, और वैसे भी उसने अपने फादर को मारा है। मारी उससे कहती है कि तुम्हें चीरो का पूरा सच नहीं पता है, और उसके बाद सिन को चीरो की बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है। सिन कहता है कि पुलिस जब चीरो के घर पर पहुंची थी तब उसके फादर डेड पड़े थे और चीरो उनके पास में ही बैठा था। उसने पुलिस से कहा था कि उसने अपने फादर को मारा है, और मारी सिन को बताती कि उस इंसिडेंट के बाद चीरो कोमा में चला गया, फिर उसकी मेमोरीज चली गई और उसका अपना पास्ट भी याद नहीं रहा। वो सिन से कहती कि चीरो ने अपने फादर को नहीं मारा था, बल्कि उसके फादर ने खुद ही सुसाइड किया था। पर सिन इस बात पर यकीन नहीं करता और वो कहता है कि चीरो ने उस गिलास के टुकड़े से अपने फादर पर अटैक किया था। फिर मारी उसको एक फोटो दिखाती है और बताती है कि चीरो के फादर असल में चीरो को मारना नहीं चाहते थे, वो पागल हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने खुद पर अटैक किया। और ये सब जानने के बाद सिन बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी मारी को कॉल आता है और वो सिन से कहती कि चीरो ने हमें चर्च बुलाया है। उसके बाद वो सभी चर्च जाते हैं, जहाँ पर यूरी उन्हें बताती है कि मेरे फादर ने सेकंड कोलैप्स को शुरू करने के लिए बहुत ही सारी मशीन को इंपोर्ट करवाए हैं। मारी उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो मशीन कहाँ पर है, लेकिन यूरी को उस मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सोको कहते कि यूरी हमें अपने ट्रैप में फंसा रही है, लेकिन चीरो उसकी डिफेंड करते हुए कहती कि मुझे यूरी पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद वो और यूरी दोनों गार्डन में होते हैं, जहाँ पर चीरो यूरी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यूरी चीरो को एक बुक देती है और चीरो बताता है कि ये बुक मुझे बहुत ही पसंद है और मेरी मॉम मेरे लिए ये लेकर आई थी। जैसे ही चीरो उस बुक को टच करता है, उसके बाद हमें चीरो का पास्ट दिखाई देता है, जहाँ पर उसके फादर अपनी वाइफ के जाने के बाद पागल हो चुके होते हैं और वो चीरो पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर चीरो अपने ड्रीम में मारी को देखता है और दूसरी तरफ मारी को कुछ सिग्नल्स आते हैं। वो उनका पीछा करते हुए एक पार्क में आ जाती है, जहाँ पर उसको एक मशीन दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे क्योस ग्रुप है। मारी उस मशीन को इन्फॉर्म टीम तक भेज देती है और जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पर क्योस का एक मेंबर आ जाता है और मारी पर अटैक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारा सच पता चल चुका है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और इधर मारी भी अपने मोस्टर को समन करके उससे फाइट करने लगती है। इधर चीरो को होश आता है तो वो यूरी से पूछते है कि मुझे क्या हुआ था। यूरी उसको बताती है कि तुमने जैसे ही उस बुक को टच किया था तो तुम बेहोश हो गए। फिर चीरो को याद आता है कि उसने सपने में मारी को देखा था, इसलिए वो जल्दी से मारी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर मारी उस आदमी पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो उसमें सभी अटैक को आसानी से रोक देता है। फिर वो मारी को एक ही अटैक में मार देता है और दूसरी तरफ चीरो सभी से मारी के बारे में ही पूछ रहा होता है। सीन
सीन सुबाकी से पूछते कि क्या उसने तुम्हें कुछ भी बताया नहीं, और सीन चीरो से कहता है कि अगर मारी को कुछ भी हुआ तो वो चीरो को नहीं छोड़ेगा। और तभी वहाँ पर मारी आ जाती है और उसको इंजर्ड देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सीन मारी के पास आता है और मारी उसको अपने फोन में कुछ दिखाती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। जो देखने के बाद सोको कहते हैं कि आखिर कियोस ने अपना प्लान शुरू कर लिया और यूरी इन सब में इन्वॉल्व थी। पर चीरो बताता है कि यूरी ने कुछ भी नहीं किया। और तभी वहाँ पर यूरी के फादर भी आ जाते हैं और यूरी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और ये सुनने के बाद सभी यूरी के खिलाफ हो जाते हैं। पर चीरो अभी भी यूरी के साथ देरी होती है और सीन चीरो से कहती है कि इसकी वजह से ही मारी की मौत हुई थी। फिर यूरी अपने फादर के पास जाने लगती है और चीरो उसको रुकने के लिए कहता है, पर यूरी उसकी बात को नहीं सुनती। उसके बाद यूरी के फादर उसको बहुत ही मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। और यूरी से कहते हैं कि वो जगह मेरे और मित्सुकी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। उसके बाद चीरो गार्डियन स्टेट के पास आता है और उनसे मारिन की मौत के लिए माफी मांगता है और उन्हें अपने साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहता है। पर वो सभी चीरो पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। जूलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है और कोसेत्सु उन्हें मारी का हीरोइक स्टोन दे रहा होता है। पर वो सभी उस स्टोन को लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें लेने के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ केओस ग्रुप अपना रिसर्च शुरू कर देती है, जिससे कि वो बहुत ही सारी ह्यूमंस को मॉन्स्टर में बदल देते हैं। और इस बात से चेयरमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इधर से चीरो को मारिन की मौत के लिए ब्लेम कर रहा होता है और उससे कहता है कि मारिन ने तुम पर बहुत ही ट्रस्ट किया था, लेकिन अब वो नहीं है। आखिर तुम और कितने लोगों को मारने वाले हो? जिस पर चीरो कुछ भी नहीं कहता। सोको उन सभी से कहती कि केओस को हराने के लिए हमें टोक्यो को खत्म करना होगा। तभी कोमी कोसेत्सु से मारिन का स्टोन ले लेती है और उससे कहती है कि मैं इस स्टोन पर रिसर्च करने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और सिन भी वहाँ से चला जाता है। सिन अपने फोन में उन सभी लोकेशन को चेक करता है जो कि उसको मारिन से मिले थे। सिन सुबासा से कहता है कि मारिन ने क्योस ग्रुप के सभी लोकेशन को ढूंढ लिया है और सुबासा को इन सब में इन्वॉल्व होने से मना करता है। लेकिन सुबासा उससे कहती है कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। और वो दोनों मिलकर सभी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। चीरो भी उसका पीछा कर रहा होता है। जो देखने के बाद सिन चीरो से कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? जिस पर चीरो सिन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। और सिन उससे पूछते कि क्या इस बार तुमने सपने में मुझे देखा है? जिस पर चीरो हाँ कहता है, लेकिन सिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चीरो को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो और सुबासा वहाँ से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ जन चेयरमैन से कहता है कि वो चीरो को खत्म करने के लिए जा रहा है, पर चेयरमैन उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जन वहाँ से चला जाता है और रूम में एक और कियोस का मेंबर आता है जो कि चेयरमैन से कहता है कि चीरो इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है और उसको हमें जल्दी से ही खत्म करना होगा। दूसरी तरफ सिन अब भी मारी के दिए हुए लोकेशन को चेक कर रहा होता है और तभी उसको कुछ पता चलता है। फिर सिन बाहर चीरो को देखता है और उसके बाद चीरो के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चीरो सिन से कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। सिन चीरो को अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि मेरी फैमिली ने सुसाइड करने के बारे में सोचा था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे कार से बाहर फेंक दिया। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हम दोनों शायद से सेम है। सिन चीरो से पूछते है कि तुमने अपने फादर को मारा है? जिस पर सिन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मैं आज भी उस बात को लेकर बहुत ही रिग्रेट फील करता हूँ। मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे भी अपने फादर के साथ मर जाना चाहिए था, पर मैं किसी रीजन की वजह से जिंदा रहा। उसके बाद वो सभी उस पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही मशीन दिखाई देती है और सिन बताता है कि इस मशीन का यूज बैरियर को बनाने के लिए किया जा रहा होता है, जिससे कि वो सेकंड कोलैप्स लगाएंगे और हमें इन्हें जल्दी से रोकना होगा। तभी वहाँ पर कियोस ग्रुप का वही मेंबर आ जाता है जिसने कि मारिन को मारा होता है। उसका नाम कार्क होता है और जैसे ही चीरो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी सिन को अपने मैजिक से पकड़ लेता है। सिन को वो सभी दिखाई देने लगते हैं जिन्होंने उसे अपने सपने में मरा हुआ देखा था। यहाँ तक कि वो अपने फादर को भी देखता है और उसको बहुत ही डर लग रहा होता है। सिन चीरो से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके इसको हरा सकते हो, जिस पर चीरो कहता है कि वो इस समय अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। फिर सुबासा उसकी मदद करने के लिए आता है और वो चीरो को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर कार्क उस पर अटैक कर रहा होता है और चीरो सिन से वहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर कार्क दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सुबासा उसके सामने आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सुबासा को मरता हुआ देखने के बाद सिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का यूज करके उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो कार्क का सामना नहीं कर पा रहा होता है और फाइट में बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। चीरो सिन से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया, और सिन उसको बताता है कि मुझे लगा था कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें मरते टाइम हमें भी अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। वो तुम्हें कभी भी अपने साथ मरने नहीं दे
सकते, तुमने अपने फादर को भी नहीं मारा था। और वो चीरो को बताते कि मैंने वापिस से तुम्हारा केस देखा था, तब मुझे पता चला कि जब तुम्हारे फादर तुम्हें मार रहे थे तब वो वापिस से होश में आ गए। उन्होंने अपनी इस हालात को देखने के बाद खुद को ही मार दिया। और ये सुनने के बाद चीरो बहुत ही हैरान होता है। तभी से इनको एक अटैक लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। और दूसरी तरफ कोसेत्सु और सुबाकी भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। इधर चीरो मीजो से पूछते कि क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते, और मीजो मना कर देती है। फिर से चीरो से कहता है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, और हम सब यही चाहते हैं, तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम हम सभी का रिवेंज ले सको और इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सको। और इतना कहने के बाद सिन भी मर जाता है और स्टोन में बदल जाता है, जो देखकर चीरो को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। और द डक्स सोको से कहती है कि हीरोइक ब्लड का एक और मेंबर मारा गया, इस तरह से बाकी सभी मारे जाएंगे और हमें जल्दी से टोक्यो को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि सिर्फ चीरो के पास ही लॉर्ड वर्मिलियन बनाने की पावर है और वो एक नई दुनिया बना सकता है। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि कर के काम से बहुत ही खुश होता है। चेयरमैन के साथ वाला आदमी उससे पूछता है कि आखिरकार हम इस थिएटर में क्या करने के लिए आए हैं, और चेयरमैन उसको बताते हैं कि हमारे प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ सुबाकी चीरो के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कियोस का गोल पता चल गया है, जिस पर चीरो बताता है कि इस बारे में मुझे सिन और मारी से पता चला है कि सुबाकी कहती है कि सिन भी मारा गया है। इस बारे में हमने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कोसेत्सु कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं था, मैं सोचता था कि वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, लेकिन लास्ट में वो एक अच्छा पर्सन निकला। चीरो उन सभी से कहता है कि अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है, हमें कियोस को रोकना होगा। और उसके बाद वो सभी डक्स के पास आ जाते हैं। डक्स इस बात से बहुत ही खुश होती है कि गार्डन स्टेट के मेंबर भी उनकी मदद कर रहे हैं। चीरो उन्हें बताता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और उसके बाद डक्स उन सभी को सारी मशीन की लोकेशन बताती है। डक्स कहते हैं कि इस समय 6 मशीनों को जोड़ दिया गया है, और अगर लास्ट वाला मशीन भी एक्टिवेट हो जाता है तो सेकंड कोलैप्स शुरू हो जाएगा, उसको रोकना इम्पॉसिबल होगा। और चीरो देखते हैं कि वो लोकेशन एक थिएटर होती है, जिससे कि साइंस फाउंडेशन से बनाई गई थी। सोको चीरो से कहती है कि सिन भी मर चुका है, और तुम्हें ये बात जानकर खुशी होगी कि आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम जो थी, जिस पर चीरो उसको बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो सोको उससे कहती है कि इसका मतलब तुम इस फाइट को लेकर सीरियस हो चुके हो, चाहे तुम्हारे सामने यूरी ही आ जाए, लेकिन तुम उस पर भी अटैक करोगे। और चीरो बताता है कि वो इस फेट को बदल देगा। दूसरी तरफ चेयरमैन भी सेकंड कोलैप्स के लिए रेडी होते हैं, और जन उनसे पूछते हैं कि हमें यूरी के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर चेयरमैन बताता है कि अब वो मेरे लिए यूजलेस है, इसलिए उसको इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वैन कहता है कि यहाँ पर उससे भी ज्यादा यूजलेस एक पर्सन है, और से वो हमारे लिए बहुत ही खतरा बन सकती है। जो सुनकर चेयरमैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चियो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इस प्लान का मास्टरपीस है। फिर जन चेयरमैन से कहता है कि मैं जाकर चीरो को खत्म करता हूँ, पर चेयरमैन उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो जन से कहता है कि तुम बाकी के 6 लोकेशन को प्रोटेक्ट करोगे, और जन को ये बात पसंद नहीं आती। वो चीरो से कहता है कि मुझे चेयरमैन से बदला लेना है, और तभी डन जन से कहता है कि तुम्हारा बदला कार्क ले लेगा, इसलिए तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर जन वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो यूरी से मिलता है और उससे कहता है कि उस समय मुझे तुम्हें और चीरो को ही मार देना चाहिए था। जन के जाने के बाद हारू यूरी से कहता है कि तुम्हारी वजह से जन अपना रिवेंज नहीं ले पा रहे, ये सब तुम्हारी गलती है। और उसके बाद हारू सुबाकी को एक लेटर देकर चला जाता है। सुबाकी वो लेटर चीरो को देती है, और सभी को लग रहा होता है कि शायद से वो हमें फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं, पर उन्हें वो एक तरह का ट्रैप भी लग रहा होता है। और तभी चीरो बताता है कि वो हमें एक कॉन्सर्ट में बुला रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मोस्टर में बदल देंगे। और सोको बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो टोक्यो पूरी तरीके से इविल स्पिरिट में बन जाएगी। चीरो बताता है कि हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं, बस हमें उस आवाज को रोकना होगा, क्योंकि उस आवाज से ही सभी लोग मोस्टर में बदल जाएंगे। और सोते टाइम चीरो को वापिस से सपना दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो सच में इस बार सबको प्रोटेक्ट कर पाएगा। फिर वहाँ पर डक्स आती है और वो चीरो से कहती है कि तुम मारी और सिन दोनों को ही नहीं बचा पाया, और क्या तुम इस बार फेट को चेंज कर पाओगे। जिस पर सिन कहता है कि अगर मैं गिव अप नहीं करूंगा तो कुछ भी पॉसिबल है। दूसरी तरफ सभी लोग कर के कॉन्सर्ट के लिए आए होते हैं, और इधर हारू जन से कहता है कि चीरो भी यहाँ पर आने वाला है, इसलिए आप उससे बदला ले सकते हैं। और दूसरी तरफ सभी गार्ड्स बाहर जन का वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चीरो और बाकी सभी दिखाई देते हैं, और कर्क भी वहाँ पर आ जाता है और उन सभी गार्ड को मोस्टर में बदल देता है, जिसके बाद सभी उस मोस्टर से लड़ने लगते हैं। और फिर हारू भी वहाँ पर आता है और वो सीधा चीरो पर अटैक करता है। हारू चीरो से कहता है कि तुम्हारी वजह से जन को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। इतना कहने के बाद वो वापिस से चीरो पर अटैक करता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि चीरो यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये फेक है। दूसरी तरफ कर्क अपनी म्यूजिक से सभी लोगों को कंट्रोल किए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर चीरो आ जाता है। वो कर्क पर अटैक करने वाला होता है कि तभी जन आ जाता है और वो चीरो से फाइट करने लगता है। कर्क उन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ पर इन्वाइट नहीं हो, और उसके बाद वो
अपने म्यूजिक का यूज करके सभी लोगों को स्पिरिट में चेंज कर देता है और स्पिरिट एक ड्रैगन में चेंज हो जाती है और उसको देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इधर जन चीरो पर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद चीरो जन से कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला है। फिर चीरो अपनी पावर का यूज करके जन को हरा रहा होता है और जैसे ही जन चीरो को मारने के लिए जा रहा था तभी कर्क जन को मार देता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये देखने के बाद हारू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कर्क पर ही अटैक कर देता है, लेकिन कर्क उसको देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी अकीरा उसके सामने आ जाती है और वो अटैक अकीरा को लग जाता है, जो देखने के बाद कर्क कारू से कहता है कि ये लड़की तुमसे सच में बहुत ही प्यार करती है, इसलिए तुम दोनों को साथ में मरना चाहिए। इतना कहने के बाद वो हारू को भी मार देता है और ये देखने के बाद चीरो को बहुत ही गुस्सा आता है। चीरो उस ड्रैगन से फाइट करना शुरू कर देता है और सभी चीरो की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चीरो उस ड्रैगन को मारने के लिए जा रहा होता है, जो देखने के बाद कर्क उस पर अटैक करता है, लेकिन चीरो को कुछ भी नहीं होता और चीरो अपने अटैक से उस ड्रैगन को ही खत्म कर देता है। दूसरी तरफ सोकू उस मशीन को तबाह कर देती है, जिससे कि वो आवाज आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे चीरो कर्क पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तो कर्क वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन चियो से कहता है कि अब सेकंड कोलैप्स भी खत्म हो गया। यूरी इस बात से बहुत ही खुश होती है कि आखिरकार सेकंड गेट कोलैप्स रुक चुका है और ये सब चीरो की वजह से ही हुआ है। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि असली बैटल तो अब शुरू होने वाली है और हमें जल्दी से न्यू दुनिया में जाएंगे। इस दिन के लिए मैंने चियो को बचा कर रखा था और ये हमारी जीत की न्यू उम्मीद है। फिर चेयरमैन कर्क से कहते हैं कि इस बार कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ और चीरो को खत्म कर दूंगा। फिर डैन यूरी को बताता है कि चीरो ने जन और हमारे बाकी साथियों को मार दिया है, लेकिन यूरी इस बात पर यकीन नहीं कर रही होती है और कहती है कि चीरो ऐसा नहीं कर सकता। फिर डैन बताता है कि चीरो उन सभी लोगों को भी खत्म कर दिया था जो कि उस शो में आए थे। फिर वो यूरी को उस वीडियो में दिखाता है जिसमें कि चीरो जन से फाइट कर रहा होता है और यूरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ सोकू डक्स को बताती है कि उसने ग्रेट कोलैप्स को रोक दिया है और इसलिए अब लॉर्ड वर्मिलियन की पोजीशन उसकी होगी। पर इधर सुबाकी और कोसेस्टो कहते हैं कि सब कुछ चीरो ने हैंडल कर लिया था और वही उनसे फाइट कर रहा था, लेकिन सोकू को उसकी बात सही नहीं लगती और उसके बाद वो सभी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वहाँ पर हारू और अकीरा दोनों होते हैं और कोमी बताती है कि मीजो ने सही टाइम पर इन्हें बचा लिया था। चीरो कहता है कि इस लड़ाई के अंदर क्योस अपने लोगों को भी खत्म कर रही है, जिससे कि पता चलता है कि उनका गोल इस दुनिया को तबाह करना है। कोसेस्टो चीरो से कहता है कि सोकू लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन बनाना चाहती है, इसलिए वो मिशन का सारा क्रेडिट खुद ले रही है। फिर चीरो बताता है कि उसने कोलैप्स को रोका है, इसलिए उनका कहना भी ठीक है और कोमी चीरो को भी वही सभी हीरोइक स्टोन दिखाती है जो उनके दोस्तों के होते हैं। और दूसरी तरफ चेयरमैन चियो को लेकर सीक्रेट रूम में आ जाते हैं, जहाँ चियो उस रूम के अंदर जाती है और उसको चेक करने के बाद वो चेयरमैन को बताती है कि हम उन 6 मशीन्स का यूज करके भी गेट को ओपन कर सकते हैं। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी जल्दी दूसरी दुनिया में जाऊंगा और मित्सुकी से भी मिल पाऊंगा। इधर सोको सोच रही होती है कि उसने ग्रेट कोलैप्स को रोका है, लेकिन सभी चीरो को ही लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन मान रहे हैं। फिर सोको को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि अगर उसने चीरो और बाकी सभी को मार दिया तो लॉर्ड बनने के लिए सिर्फ एक ही हीरोइक ब्लड वेसल बचेगा। उसके बाद डक्स मुझे ही लॉर्ड का टाइटल दे देगी और ये सोचकर ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर चर्च में कर्क आता है और वो सोको को मारकर चला जाता है और वो चर्च पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ चेयरमैन और डैन दोनों यूरी को यही सभी वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें कि चीरो उनके सभी लोगों को मार रहा होता है और वो सारी वीडियो फेक होते हैं, लेकिन यूरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। यूरी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तभी उसके फादर उसको बताते हैं कि चीरो की बॉडी के अंदर लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पर कब्जा कर रहा है, इसलिए हमें उसको जल्दी से रोकना होगा। यूरी अपनी फादर की बातों से मैनिपुलेट होने लगती है और दूसरी तरफ चीरो और बाकी सभी जब चर्च पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर सोको का स्टोन मिलता है और चर्च भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। फिर वहां पर डक्स आती है और उन्हें कोयोस का न्यू प्लान बताती है, जो सुनकर कोसेस्टो डक्स पर गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और सुबाकी उसको चुप रहने के लिए कहती है। फिर डक्स उन्हें बताती है कि तुम्हें टोक्यो को पूरी तरीके से करना होगा वरना तुम सभी गायब हो जाओगे। अब तुम्हारा फ्यूचर तुम पर ही डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ यूरी सोच रही होती है कि अगर चीरो लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन बन गया तो वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। उसके बाद हम चीरो को देखते हैं जो कि यूरी का वेट कर रहा होता है और मीजो भी वहाँ पर छुप कर चीरो को देख रही होती है। तभी वहाँ पर यूरी आती है और वो चीरो के लिए सूप लेकर आई होती है। चीरो यूरी को बताता है कि अब हमारे और क्योस ग्रुप के बीच में फाइट होकर रहेगा, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यूरी चीरो से कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि तुमने बहुत ही सारे लोगों को मारा था, लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है। तभी चीरो उसको बताता है कि ये सब सच है, मैंने उन सभी को मार दिया है क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यूरी चीरो से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी हो और ये सुनने के बाद चीरो वहाँ से जाने लगता है।
तभी यूरी उसको पकड़ लेती है और वो चीरो से कहती है कि हम दोनों को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ पर हम दोनों साथ में रह सकते हैं। पर चीरो यूरी को समझाता है कि उसके लिए ये लड़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी यूरी अपनी पावर्स का यूज करती है और वो चीरो से कहती है कि तुम्हें रुकना इम्पोर्टेंट है। तभी मिजो यूरी पर अटैक करके उसको पकड़ लेती है और वो यूरी से कहती है कि तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से चीरो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है और वो पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए चीरो को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतना कहने के बाद वो यूरी का गला दबाने लगती है और इधर चीरो मिजो को रुकने के लिए कह रहा होता है। तभी यूरी मिजो पर अटैक कर देती है, जिससे कि मिजो मर जाती है और ये देखकर चीरो को बहुत ही दुख होता है। वो यूरी से पूछते है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, और यूरी चीरो से कहती है कि उसने ये सब नहीं किया। फिर यूरी वहाँ से चली जाती है और इधर चेयरमैन अपना प्लान शुरू कर देता है, जिससे कि वो सारी मशीन टोक्यो के ऊपर आने लगती है और इधर कोसेस्तो और बाकी सभी चीरो के पास होते हैं। कोसेस्तो चीरो से मिजो के बारे में पूछता है और चीरो बताता है कि मिजो अब जा चुकी है, इसलिए अब हमें साथ में इस बैटल को लड़ना होगा। पूरा टोक्यो उस गेट की वजह से तबाह हो चुका होता है और वो सभी लोगों को अपने अंदर खींच रहा होता है। ये सब देखकर चेयरमैन बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है कि आखिर मेरा सपना पूरा होने वाला है। इधर चीरो और उसके दोस्त कियोस ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें कर्क मिलता है। कर्क को देखने के बाद चीरो बाकी सभी से कहता है कि कर्क से मैं फाइट करूंगा और तुम आगे जाकर और बाकी सभी को रोको। कर्क चीरो से कहता है कि तुम अपने इस डिसीजन पर बहुत ही रिग्रेट करोगे, और इतना कहने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना लेता है और ड्रैगन चीरो पर अटैक करता है, लेकिन चीरो उसके अटैक से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ कोसेस्तो और बाकी सभी HQ पहुंच जाते हैं और डक्स उन्हें बताती है कि तुम्हें इस HQ को जल्दी से ही तबाह करना होगा, यहीं से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, वो सभी मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चीरो ड्रैगन पर अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर कर्क चीरो से कहता है कि इस ड्रैगन पर तुम्हारी ब्लेड का असर नहीं होने वाला है। पर चीरो नीचे से आकर उस ड्रैगन पर अटैक करता है और इसका ये अटैक उस ड्रैगन को खत्म करने वाला होता है। तभी कर्क पीछे से चीरो पर अटैक करता है और उसके बाद ड्रैगन चीरो को नीचे फेंक देता है। चीरो सोच रहा होता है कि क्या वो इस बैटल को हार चुका है, और तभी डक्स उसको बताती है कि तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारे पास जीतने का चांस है। और चीरो उससे कहता है कि तुम ही असल में ये मुझे इल्यूजन दिखा रही हो जिसमें मेरे सभी साथी मारे गए। और डक्स उसको बताती है कि ये सभी असल में तुम्हारी मेमोरीज है, हर टाइम पीरियड में ये मेमोरीज दिखाई देती है और इस टाइम में सबसे बड़ा हीरोइक वेसल सर्वाइव कर चुके हैं। दूसरी तरफ कोसेस्तो और बाकी सभी मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद कोसेस्तो कोमी से कहता है कि तुम्हें HQ जाकर ये सब रोकना होगा, बाकी इन सभी मॉन्स्टर से हम फाइट करेंगे। कोमी उसकी बात को मानकर सीधा HQ की तरफ जाने लगती है और इधर चेयरमैन चियो से कहता है कि तुम उन सभी को खत्म कर दो, जिसके बाद हम अपनी न्यू दुनिया में जाएंगे। और चियो चेयरमैन से कहती है कि आप असल में खुद से प्यार करते हो, आपने कभी भी यूरी और मुझसे प्यार नहीं किया और आप अपने मकसद के लिए बस हमें यूज कर रहे हो, इसलिए आपने मुझे और मित्सुकी के DNA से मिलकर बनाया। और चियो उन्हें बताते कि मित्सुकी भी आपको पसंद नहीं करती, वो बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है, इसलिए दूसरी दुनिया में जाने के बाद वो आपको नहीं मिलने वाली है। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर कोमी आ जाती है और उसको देखने के बाद चेयरमैन वहाँ से भाग जाता है। चियो कोमी से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आई हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। ऐसा कहने के बाद वो सीधा कोमी पर अटैक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चीरो डक से कहता है कि मेरे बहुत से लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, मैं उन सभी का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी डेस्टिनी को चेंज ही क्यों न करना पड़े। चीरो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस ड्रैगन पर अटैक करके उसको गेट की ओर फेंक देता है। ये देखकर कर्क भी बहुत ही हैरान हो जाता है और चीरो कर्क से कहता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है। कर्क चीरो से पूछते है कि तुम आखिर इंसानों के लिए क्यों फाइट कर रहे हो, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और चीरो उसको बताता है कि मैं ह्यूमंस की विश की वजह से ही इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, और वो सीधा कर्क पर अटैक करता है। चीरो कर्क के प्रिपेयर को खत्म करने के बाद सीधा उसके हाथ को काट देता है, जो देखकर कर्क बहुत ही डर जाता है। दूसरी तरफ चीरो कर्क को मार देता है और दूसरी तरफ कोसेस्तो और बाकी दोनों मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर गार्डियन स्टेट के बाकी मेंबर्स आकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। ये देखने के बाद सुबाकी उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और सुबाकी को बताते हैं कि हम भी गार्डियन स्टेट के मेंबर्स हैं, हमारे काम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है। और इधर चू कोमी से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे मूवमेंट्स पहले से ही पता कर लिए। लेकिन कोमी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। कोमी चियो पर भारी पड़ रही होती है और वो चियो से पूछती है कि इस मशीन को कैसे बंद किया जाता है, जिस पर
चियो मना कर देती है। वो कोमी पर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है और उसके बाद वो रिसर्च सेंटर ब्लास्ट हो जाता है। इधर चेयरमैन ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे मित्सुकी के पास जाना है। तभी डैन उन्हें धक्का देता है, जिसके बाद चेयरमैन सीधा उस गेट में चले जाते हैं। चिरो डक से पूछते हैं कि क्या उनका मिशन पूरा हो गया, जिस पर वो बताती है कि तुम फेल हो चुके हो। अब ये गेट उस दुनिया को ऑब्जर्व कर लेगा। जो सुनने के बाद चिरो उससे पूछता है कि क्या इसको रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिस पर डक्स उससे कहती है कि इन सब को रोकने का दूसरा आइडिया तुम खुद ही तुम्हारे पास है, लॉर्ड वर्मिलियन की पावर्स। उसका यूज करके तुम दूसरी दुनिया बना सकती हो और यहाँ तक कि उस गेट को भी तबाह कर सकते हो, मतलब गायब कर सकते हो। चिरो उस गेट को इरेज करने के लिए जा रहा होता है कि तभी उस गेट के पास उस ड्रैगन को देखता है। उस ड्रैगन के ऊपर यूरी बैठी होती है और चिरो यूरी को सामने से हटने के लिए कहता है। यूरी चिरो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस गेट को इरेज करने के लिए जा रही हो, लेकिन उसके बाद तुम भी गायब हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ। लेकिन चिरो उसकी बात को नहीं मान रहा होता है। यूरी उससे कहती है कि मैंने मीजो को मारा है और अब मैं भी एक किलर बन चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और वो चिरो पर अटैक करना शुरू कर देती है और चिरो उसके सभी अटैक से बच जाता है। यूरी चिरो से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन चिरो सीधा जाकर उस ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे कि वो ड्रैगन मर जाता है। और यूरी को पता चलता है कि चिरो अब भी नहीं बदला। वो चिरो से माफी मांगने लगती है और उसके बाद चिरो उस गेट की ओर जाने लगता है। यूरी भी उसके साथ जाने के लिए कहती है और वो दोनों साथ में गेट की ओर जा रहे होते हैं। यूरी चिरो से कहती है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन गेट के पास जाते ही चिरो यूरी को गेट से दूर कर देता है। और यूरी से कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। और यूरी चिरो की बात के लिए प्रॉमिस करती है और उसके बाद चिरो उस गेट को ऑब्जर्व करके गायब हो जाता है। उसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं और शहर को वापस से ठीक कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।